तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ऑपरेशन के बारे में स्पेसिफिकली। तो ये वाली वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेसिकली ट्रैफिक कंट्रोलर से। तो जो ट्रेन ऑपरेटर है बेसिकली एक शेड्यूल को फॉलो करता है ट्रेन चलाने के लिए, और वो जो शेड्यूल होता है बेसिकली ट्रैफिक कंट्रोलर देता है, राइट। तो ट्रैफिक कंट्रोलर बेसिकली इशू करता है ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में, ट्रेन के शेड्यूल के बारे में, और जो ट्रेन ऑपरेटर होता है उसे उस शेड्यूल को फॉलो करना होता है। यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम लोग नोट करें, ट्रेन की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है ट्रेन के ऑपरेटिंग मोड के ऊपर। ट्रेन स्पीड इज़ डिपेंड ऑन मोड ऑफ ट्रेन। इन मॉडरेट अर्थक्वेक ट्रेन स्पीड इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। मॉडरेट अगर अर्थक्वेक होता है तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रेन है वो कोई भी स्टेशन को स्किप करेंगी स्पीड पर, और वो जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे केस में हॉर्न ब्लो करते हुए स्टेशन को स्किप करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक ऑर्डर होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है कॉशन ऑर्डर। कॉशन ऑर्डर बेसिकली ट्रेन ऑपरेटर को दिया जाता है, और ट्रेन ऑपरेटर को कॉशन ऑर्डर में ये पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ काम हो रहा है, और वो सेक्शन का मास्ट नंबर कौन सा है, और वो सेक्शन के कितने किलोमीटर तक के काम हो रहा है, और उस सेक्शन में ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। तो जो कॉशन ऑर्डर होता है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उसमें रिसेंटली ट्रैक का काम हुआ है, और ट्रैक का काम होने के बाद ट्रेन की जो स्पीड है वो हमें थोड़ी कम स्पीड पर चलाना है। तो ऐसे केस में वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉशन ऑर्डर में दे दी जाएंगी। मतलब वो कौन से जोन में वो ट्रैक का काम हुआ है, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, मास्ट नंबर कौन सा होगा, और फिर उसके बाद किलोमीटर कितने किलोमीटर तक के वो ट्रैक का मेंटेनेंस हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी कॉशन ऑर्डर में, और जो ट्रेन ऑपरेटर होगा इस सारी चीज़ को लेके कॉशियस होगा। तो कॉशन ऑर्डर एज रीज़न, जो कॉशन ऑर्डर होता है उसमें रीज़न होता है, किलोमीटर डिस्टेंस होता है, मास्ट इन्फॉर्मेशन होता है, ट्रेन की स्पीड होती है, और ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन किस में लिखी होती है, कॉशन ऑर्डर में लिखी होती है। तो एक टेस्ट होता है, एक चेक होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है प्री डिपार्चर चेक। प्री डिपार्चर चेक मतलब ट्रेन के डिपार्ट होने से पहला, ट्रेन को यार्ड में निकालने से पहला एक चेक होता है जिसे बोला जाता है प्री डिपार्चर चेक। तो प्री डिपार्चर चेक ट्रेन ऑपरेटर को करना होता है, और उसमें ट्रेन ऑपरेटर को ये इंश्योर करना होता है, ट्रेन ड्राइवर जो होता है उसे ये इंश्योर करना होता है कि सारे सेफ्टी इक्विपमेंट ट्रेन में प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम सिस्टम हो गया, तो ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट है। तो ये बराबर से सेफ्टी इक्विपमेंट बराबर से काम कर रहा है या नहीं, स्मोक डिटेक्टर बराबर से काम कर रहा है या नहीं, कैमरा ट्रेन का बराबर से काम कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ट्रेन ऑपरेटर को पता होना चाहिए। ट्रेन ऑपरेटर ये सारी चीज़ें चेक करेगा, और इसी को ही बोला जाता है प्री डिपार्चर चेक। प्री डिपार्चर चेक में अगर ये सारी चीज़ अगर नॉर्मली अगर पाई जाती है तो ऐसे केस में ट्रेन का डिपार्चर होगा, अदरवाइज ट्रेन को अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया, और एक टेस्ट होता है प्री डिपार्चर के टाइम जिसे बोला जाता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट सेफ्टी में ही आता है, जिसे बेसिकली बोला जाता है ब्रेक टेस्ट। तो ये जो ब्रेक टेस्ट होता है ये भी ट्रेन ऑपरेटर टेस्ट करके देखता है कि ट्रेन का ब्रेक बराबर से लग रहा है या नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेफ्टी इक्विपमेंट, इंटीरियर लाइटिंग, अनाउंसमेंट सिस्टम, लीडिंग कैब सिग्नल, ऑल दिस पैरामीटर शुड बी प्रॉपरली चेक ड्यूरिंग डिपार्चर ऑफ द ट्रेन बिफोर द ट्रेन ऑपरेशन, जिसको हम लोग PDC भी बोल सकते हैं। प्री डिपार्चर चेक के टाइम सेफ्टी इक्विपमेंट बराबर से चेक करना होता है, इंटीरियर लाइटिंग बराबर से चेक करना होता है, अनाउंसमेंट सिस्टम बराबर से चेक करना होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करना होता है लीडिंग कैब से। लीडिंग कैब से जिस कैब में ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को ऑपरेट करेगा, जिस कैब से, उसी को ही बोला जाता है लीडिंग कैब। तो प्री डिपार्चर चेक में जैसे कि सेफ्टी इक्विपमेंट में जैसे कि हमने बात किया फायर एक्सटिंग्विशर बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर की हमें डेट देखना है, एक्सपायरी डेट। फिर उसके बाद हमें ये देखना है पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद अपना स्मोक डिटेक्टर बराबर से काम कर रहा है, यानी स्मोक डिटेक्टर का स्टेटस देखना है, कैमरा का स्टेटस देखना है, राइट। तो ये सारी चीज़ है क्या, ये सेफ्टी डिवाइसेस है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है जो कि हमें चेक करना होता है। फिर हमें देखना है ट्रेन की इंटीरियर लाइटिंग बराबर से काम कर रही है या नहीं। फिर उसके बाद ट्रेन का अनाउंसमेंट सिस्टम हमें देखना है बराबर से काम कर रहा है या नहीं, राइट। ये सारे पैरामीटर्स अगर नॉर्मल रेंज में होते हैं तभी हम लोग ट्रेन का ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेन का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा, ट्रेन को अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो मेन लाइन होती है वो ऐसे रेलवे लाइन होती है जो कि दो स्टेशंस को कनेक्ट करती है। अगर रियर कैब से अगर ऑपरेट हो रही है तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसमें पैसेंजर नहीं होना चाहिए, और ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाएंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रेक होता है उसमें बेसिकली हमें दो तरीके के फॉल्ट मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें, पहला जो फॉल्ट है या तो ब्रेक लगेगा नहीं, और सेकंड जो फॉल्ट है या तो ब्रेक रिलीज़ नहीं होगा, राइट। इफ़ फॉल्ट इन दी ब्रेक इज़ मोर देन 50% दैन ट्रेन शुड नॉट बी ऑपरेट। अगर ये ब्रेक में अगर कुछ फॉल्ट है, ब्रेकिंग सिस्टम में अगर फॉल्ट है, और ये फॉल्ट अगर 50% से अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसे हमें ऑपरेट नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डोर इन फॉल्ट में क्या क्या डोर हो सकता है, डोर बराबर से क्लोज नहीं होगा या फिर डोर ओपन नहीं होगा, डोर क्लोजिंग डोर ओपनिंग यही फॉल्ट हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रेन लाइट में, अगर हम लोग देखें ट्रेन लाइटिंग में हमें दो तरीके की लाइटिंग मिलती है, एक मेन लाइट मिलती है और दूसरी जो लाइट हमें जो मिलती है वो हमें एमरजेंसी लाइट मिलती है।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कैब सिग्नल क्या नॉन एटीपी व्हीकल मिनिमम स्पीड डिपेंड ऑन स्पेशल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नॉन एटीपी व्हीकल होती है जिसमें मतलब एटीपी अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीएमवी हो गई, डीजल इंजन हो गया, तो ऐसे कि इसमें जो मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो डिपेंड करेंगी स्पेशल इंस्ट्रक्शन के ऊपर, राइट। अब एक शंटिंग होती है जिसे बोला जाता है बेसिकली फ्लाई शंटिंग। फ्लाई शंटिंग में क्या होता है, इन फ्लाई शंटिंग वी सेट रूट फॉर 2 टाइम्स टू शंट व्हीकल एट 2 डिफरेंट ट्रैक। फ्लाई शंटिंग में होता है कि जो रूट होती है उसे 2 बार सेट किया जाता है, राइट। रूट इज सेट फॉर 2 टाइम्स, राइट, टू शंट द व्हीकल एट 2 डिफरेंट ट्रैक। रूट को 2 टाइम मतलब सेट किया जाता है ताकि जो व्हीकल है उसको हम लोग 2 अलग अलग ट्रैक पर क्या कर सके, शंट कर सके, 2 अलग अलग ट्रैक पर स्टेबल कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने एग्जांपल कंसीडर किया, व्हेन I1 रूट इज सेट, जब I1 रूट को सेट किया जाएगा देन V1 व्हीकल विल देन V1 व्हीकल विल शंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ये I1, जैसे कि हमने बात किया, जब ये I1 रूट को सेट किया जाएगा तो ऐसे केस में जो V1 जो व्हीकल है वो क्या होगी, बेसिकली ट्रैक ए पर जाके क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर ये जो V1 और जो V2 हमने जो कंसिडर किया, जो V1 है ये बेसिकली पावर व्हीकल है और जो V2 हमने जो कंसिडर किया मान लेते हैं ये नॉन पावर व्हीकल है। व्हेन I2 रूट इज सेट देन V1 व्हीकल विल कम एट पॉइंट बी, राइट। जो V1 जो व्हीकल होगी पॉइंट बी पे आ जाएंगी। तो इसी को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, फ्लाई शंटिंग बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये फ्लाई शंटिंग में हमने क्या डिस्कस किया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्लाई शंटिंग में बेसिकली होता है कि जो रूट होती है उसको हम लोग 2 बार सेट करते हैं ताकि जो व्हीकल है उसको हम लोग 2 डिफरेंट ट्रैक पर क्या कर सके, शंट कर सके। तो रूट को हम लोग 2 बार सेट करते हैं ताकि जो व्हीकल है उसको हम लोग 2 अलग अलग ट्रैक पर क्या कर सके, शंट कर सके, 2 अलग अलग ट्रैक पर स्टेबल कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बात किया, जो V1 है ये पावर व्हीकल है और जो V2 है ये नॉन पावर व्हीकल है। अभी होगा क्या, जब ये हमारी I1 रूट सेट होगी तो ऐसे केस में जो V1 जो व्हीकल होगी वो ये जो V2 जो व्हीकल है इसको आगे की तरफ धक्का मारते हुए ये जो ट्रैक ए है वहाँ पर क्या कर देंगी, स्टेबल कर देंगी, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जब हमारी I2 रूट सेट होगी तो ऐसे केस में जो V1 जो व्हीकल है वो कहाँ पर आके स्टेबल हो जाएंगी, ट्रैक बी पर आके स्टेबल हो जाएंगी, राइट। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने बात किया जब I1 रूट सेट होगी तो ऐसे केस में जो V1 जो व्हीकल है V2 को पुश करते हुए ट्रैक ए पर लाके स्टेबल कर देंगी, और जब I2 रूट सेट होगी तो ऐसे केस में जो V1 जो व्हीकल है वो ये ट्रैक बी पर आके क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर ये लिखा गया व्हेन I2 रूट इज सेट देन V1 व्हीकल विल कम एट दी रूट बी। तो इसी को ही बोला जाता है बेसिकली फ्लाई शंटिंग। तो फ्लाई शंटिंग में जो रूट होता है उसे बेसिकली 2 बार सेट किया जाता है ताकि जो ट्रेन है उसको 2 अलग अलग ट्रैक पर स्टेबल किया जा सके। तो ट्रेन को 2 अलग अलग ट्रेन पर स्टेबल करने के लिए, ट्रेन को 2 अलग अलग ट्रैक पर शंटिंग करने के लिए जो रूट होता है उसे 2 बार सेट किया जाता है। तो फ्लाई शंटिंग में जो रूट होता है उसे 2 टाइम सेट किया जाता है ताकि जो व्हीकल है उसे शंट कर सके अलग अलग ट्रैक पर। मेन लाइन, सुपर सेट एंड रनिंग लाइन इज सबसेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मेन लाइन है उसे बेसिकली सुपर सेट बोला जाता है और जो रनिंग लाइन है इसे सबसेट बोला जाता है। OMV का फुल फॉर्म होता है ओवरवेट मेंटेनेंस व्हीकल। OMV का मतलब ओवरवेट मेंटेनेंस व्हीकल। RGM का फुल फॉर्म होता है रेल ग्राइंडिंग मशीन। RGM का फुल फॉर्म होता है रेल ग्राइंडिंग मशीन फॉर रेल सरफेस ग्राइंडिंग एंड चिपिंग, इट कम्स अंडर PWay, परमानेंट वे। तो RGM का फुल फॉर्म जैसे हमने बात किया ये रेल ग्राइंडिंग मशीन है और ये बेसिकली रेल सरफेस को ग्राइंड करने के लिए यूज़ की जाती है, राइट। और ये बेसिकली ट्रैक इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हीकल विदाउट ATP, अगर कोई व्हीकल जिसमें ATP नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल CMV ये नॉन ATP व्हीकल है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें डिपो में इसकी जो स्पीड होगी वो 15 किलोमीटर पर आवर होगी, 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर पर आवर। मेन लाइन पर इसकी जो स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर होगी और टर्न आउट पे इसकी जो स्पीड रहेगी 10 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीकल विदाउट ATP, व्हीकल जिसमें ATP नहीं है, तो डिपो में 10 से 15 किलोमीटर पर आवर, मेन लाइन पर 25 किलोमीटर पर आवर और टर्न आउट पर कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। नॉन ATP व्हीकल है फिक्स स्टेबलिंग लोकेशन। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नॉन ATP व्हीकल है उसकी जो स्टेबलिंग जो लोकेशन होती है वो फिक्स्ड होती है, राइट। आफ्टर स्टेबलिंग पार्किंग ब्रेक शुड बी प्रॉपर्ली अप्लाइड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब नॉन ATP व्हीकल को हम लोग स्टेबल करेंगे तो स्टेबलिंग के बाद जो पार्किंग ब्रेक है वो बराबर से लगना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉन ATP व्हीकल है इसमें बेसिकली फिक्स स्टेबलिंग लोकेशन मिलती है और स्टेबलिंग के बाद जो पार्किंग ब्रेक है वो बराबर से लगना चाहिए। तो आफ्टर स्टेबलिंग पार्किंग ब्रेक शुड बी प्रॉपर्ली अप्लाइड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें शंटिंग व्हीकल RRM हैज़ ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें
शंटिंग जो व्हीकल है, जो कि हमने बात किया RRM, रेल कम रोड व्हीकल, तो इसमें अगर हम लोग देखें जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। फॉर नॉन ATP व्हीकल ओनली ग्रीन सिग्नल गिव मूवमेंट ऑथोरिटी, येलो एंड वायलेट सिग्नल डज नॉट गिव ऑथोरिटी टू मूव नॉन ATP व्हीकल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नॉन ATP व्हीकल होती है, जैसे CMV हो गई, डीजल लोकोमोटिव हो गया, तो नॉन ATP व्हीकल में जो ग्रीन सिग्नल होता है वही सिर्फ मूवमेंट की ऑथोरिटी देता है। येलो और जो वायलेट सिग्नल है वो मूवमेंट की ऑथोरिटी नहीं देता है नॉन ATP व्हीकल में। मतलब अगर ग्रीन सिग्नल है तो मैं CMV का मूवमेंट करवा सकता हूँ, अगर ग्रीन सिग्नल नहीं है, वायलेट या फिर येलो सिग्नल है, तो ऐसे केस में मैं CMV का मूवमेंट नहीं करा सकता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए पुल के केस में जो स्पीड जो होती है वो 25 किलोमीटर पर आवर होती है, और पुश के केस में जो स्पीड होती है 10 किलोमीटर पर आवर होती है मेन लाइन पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुल के केस में जो स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर होती है, और पुश के केस में जो स्पीड होती है 10 किलोमीटर पर आवर होती है। इफ़ फॉल्टी ट्रेन इज गेटिंग पुल बाय रेस्क्यू व्हीकल ऑन द मेन लाइन देन ट्रेन स्पीड इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। अगर फॉल्टी ट्रेन को अगर पुल किया जा रहा है राइट मेन लाइन पर, तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर होगी, और पुल ट्रेन की जो स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर होगी, राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने बात किया कोई भी ट्रेन रहने दो, अगर उसे पुल करके लेके जा रहा है तो लेके मतलब जैसे कि अगर उसका रेस्क्यू किया जा रहा है तो स्पीड जो होगी पुल के केस में 25 किलोमीटर पर आवर और पुश के केस में 10 किलोमीटर पर आवर। इन डिपो पुश स्पीड इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, पुल स्पीड इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिपो में पुश की जो स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर आवर होती है, और जो पुल की जो स्पीड होती है बेसिकली 10 किलोमीटर पर आवर होती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपो में जो स्पीड होती है बेसिकली 8 से 10 किलोमीटर पर आवर के बीच में ही होती है, राइट। डिपो में अगर ट्रेन स्टेबल हो रही होती है तभी भी ट्रेन की जो स्पीड है बेसिकली 8 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन की जो कपलिंग स्पीड होती है वो कितनी होती है 3 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बात किया बहुत इंपॉर्टेंट है। पुल के केस में जो स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर होती है, पुश के केस में जो स्पीड होती है 10 किलोमीटर पर आवर होती है। डिपो में अगर हम लोग देखें जो पुश स्पीड होती है, जैसे हमने बात किया 8 किलोमीटर पर आवर, और जो पुल स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो कपलिंग स्पीड होती है वो कितनी होती है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कपलिंग स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। BIC कट इफ़ EPIC इज़ नॉट कट टू आइसोलेट ब्रेक टू लेट मूव बाय मोमेंटम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें BIC और जो EPIC होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेटिंग कॉक, और जो BIC होता है ये बेसिकली बोगी आइसोलेटिंग कॉक होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक, अगर हम लोग ये ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक को अगर ऑपरेट कर देते तो ऐसे केस में जो ब्रेक होता है वो क्या हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, और जो ट्रेन है वो अपने खुद के मोमेंटम की वजह से मतलब मूव होने लगती है, राइट। BIC को अगर हम लोग कट कर देंगे तो ब्रेक रिलीज़ हो जाएगा, ट्रेन के मोमेंटम की वजह से ट्रेन मूव हो सकती है। तो ये रीज़न की वजह से ट्रेन में स्कॉच ब्लॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मीटर गैप इन बिटवीन टू ट्रेन ऑन सेम लाइन टू ट्रेन टू ट्रेन डिट्रेनमेंट। अभी अगर हम लोग देखें ट्रेन टू ट्रेन डिट्रेनमेंट किया जा रहा है, ट्रेन टू ट्रेन डिट्रेनमेंट मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्रेन हमने कंसिडर किया, यहाँ पर एक ट्रेन हमने कंसिडर किया, ये वाली ट्रेन से निकाल के पैसेंजर को ये वाली ट्रेन में डाला जाएगा, तो इसे बेसिकली बोला जाता है ट्रेन टू ट्रेन डिट्रेनमेंट। तो ट्रेन टू ट्रेन डिट्रेनमेंट में अगर हम लोग देखें दो ट्रेन के बीच का जो गैप है वो कितना रहना चाहिए, 10 मीटर रहना चाहिए। ATP डू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेन डिवाइड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ATP भी बेसिकली प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता अगेंस्ट ट्रेन डिवाइड। मान लेते हैं अगर ट्रेन अगर डिवाइड हो जाती है तो ऐसे केस में जो ATP है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। फायर रिटार्डेंट पॉलीमर प्रिवेंट ट्रेन अगेंस्ट बर्निंग फॉर 30 मिनट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में बेसिकली एक पॉलीमर मटेरियल लगाया जाता है जिसे बेसिकली बोला जाता है फायर रिटार्डेंट पॉलीमर। अब ये जो फायर रिटार्डेंट पॉलीमर है ये बेसिकली ट्रेन को मतलब जलने नहीं देता 30 मिनट तक के। 30 मिनट तक के इसकी फायरिंग बियरिंग कैपेसिटी होती है फायर रिटार्डेंट पॉलीमर मटेरियल की। MCP एट एवरी 30 मीटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो MCP होता है ये बेसिकली मैनुअल कॉल पॉइंट होता है, ये हर 30 मीटर के डिस्टेंस पे लगा होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें NFPA 130 स्टैंडर्ड इन रेल सिस्टम। जो रेल सिस्टम है उसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसे बोला जाता है NFPA 130, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NFPA 130 ये स्टैंडर्ड होता है, ये स्टैंडर्डाइज होता है हमारे रेल सिस्टम में। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, रेल सिस्टम में जो स्टैंडर्ड होता है रेलवे सिस्टम का वो क्या होता है, NFPA 130 होता है, राइट। जहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइप ऑफ ट्रेन सिग्नल का टाइप कौन कौन सा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कैप सिग्नल हो गया, फिर उसके बाद फिक्स सिग्नल हो गया, फिर उसके बाद हैंड सिग्नल हो गया, फिर उसके बाद वर्चुअल सिग्नल हो गया। कैप सिग्नल, फिक्स सिग्नल, हैंड सिग्नल और वर्चुअल सिग्नल। फिक्स सिग्नल अगर हम लोग देखें पार्टीशन लाइट सिग्नल और कलर लाइट सिग्नल, राइट। तो फिक्स सिग्नल में हमें दो तरीके का सिग्नल मिलता है, पार्टीशन लाइट सिग्नल मिलता है और दूसरा होता है कलर लाइट सिग्नल। तो टाइप ऑफ सिग्नल कौन कौन सा है, कैप सिग्नल हो गया,
फिक्स सिग्नल हो गया, हैंड सिग्नल हो गया, वर्चुअल सिग्नल हो गया। अब ये फिक्स सिग्नल में हमें पार्टीशन लाइट सिग्नल मिलता है और दूसरा जो सिग्नल है वो है कलर लाइट सिग्नल। तो पार्टीशन लाइट सिग्नल और ये कलर लाइट सिग्नल, ये दो तरीके के सिग्नल आते हैं किसमें, फिक्स सिग्नल की कैटेगरी में। तो फिक्स सिग्नल में पार्टीशन नहीं, पोजीशन लाइट सिग्नल होगा ये, नॉट पार्टीशन लाइट सिग्नल, इट इज़ पोजीशन लाइट सिग्नल। एक्चुअली देयर इज सम मिस्टेक व्हाइल राइटिंग। सो पोजीशन लाइट सिग्नल और दूसरा होता है कलर लाइट सिग्नल, जिसके बारे में हमने बात किया है। रूट इंडिकेटर इज यूज वेयर देयर इज़ मोर देन वन रूट। जो रूट इंडिकेटर है उसे वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर एक से ज़्यादा रूट होता है। जो रूट होता है बेसिकली क्या करता है, रूट इंडिकेटर जो होता है रूट सेट करने का काम करता है। इन पोजीशन लाइट सिग्नल देयर आर 3 लाइट ओनली एंड ओनली 2 लाइट ग्लो एट द टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोजीशन लाइट सिग्नल होता है उसमें बेसिकली 3 लाइट होती है। पोजीशन लाइट सिग्नल जो होता है उसमें कितनी लाइट होती है, 3 लाइट होती है और दो ही लाइट ग्लो करती है एट अ टाइम। तो पोजीशन लाइट सिग्नल में 3 लाइट होती है और एट अ टाइम 2 ही लाइट ग्लो करती है। ट्रेन सिग्नल प्रोवाइड रूट सेफर ऑपरेशन, ट्रेन कंट्रोलिंग, एडुकेट डिस्टेंस टू दी ट्रेन। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो ट्रेन का जो सिग्नलिंग सिस्टम है इसका क्या क्या फ़ायदा होता है। ट्रेन सिग्नल रूट प्रोवाइड करने का काम करता है। ट्रेन सिग्नल बेसिकली सेफर ऑपरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेन सिग्नल ट्रेन की कंट्रोलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और जो ट्रेन सिग्नल है दो ट्रेन के बीच में एडुकेट डिस्टेंस को भी मेंटेन करता है। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेन सिग्नल, सबसे पहला रूट प्रोवाइड करने का काम, सेफर ऑपरेशन का काम, ट्रेन कंट्रोलिंग और एडुकेट डिस्टेंस, राइट। तो रूट सेट करने का काम, सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम, ट्रेन कंट्रोलिंग, एडुकेट डिस्टेंस मेंटेन रखना दो ट्रेन के बीच में। तो किसका काम है ट्रेन सिग्नल का। इसी रीज़न की वजह से ट्रेन में सिग्नलिंग सिस्टम दिया है। सिग्नल इज़ ऑल्सो यूज टू डिवाइड लार्ज रूट ऑफ द ट्रेन इनटू डिफरेंट सेक्शन। जो सिग्नल है बेसिकली जो लार्ज रूट होता है ट्रेन का उसको अलग अलग सेक्शन में भी डिवाइड करने का काम करता है। तो ट्रेन में जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हमने बात किया रूट प्रोवाइड करने का काम, ट्रेन की सेफ्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेन को रूट बनाने का काम ट्रेन की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्नलिंग सिस्टम। फिर उसके बाद ट्रेन की कंट्रोलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्नलिंग सिस्टम। जो सिग्नलिंग सिस्टम है दो ट्रेन के बीच में एडुकेट डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो सिग्नलिंग सिस्टम है एक बड़े से सेक्शन को मल्टीपल लेयर में डिफरेंट सेक्शन में भी डिवाइड करने का काम करता है। सिग्नलिंग इज ऑल्सो यूज टू डिवाइड लेयर रूट ऑफ द ट्रेन। जैसे हमने बात किया जो लार्ज रूट होती है ट्रेन के एक बहुत बड़े सेक्शन को छोटे छोटे सेक्शन में भी डिवाइड करने का काम सिग्नलिंग सिस्टम का ही होता है। इन डिपो ट्रेन मूवमेंट इज़ डन ओनली बाय फिक्स सिग्नल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिपो में ट्रेन का जो मूवमेंट है वो फिक्स सिग्नल के ही थ्रू होता है, राइट। बट अभी के टाइम में ATP सिस्टम लगाया जा रहा है डिपो में भी, जिसके वजह से होता क्या बहुत सारे ऐसे डिपो है जिसमें जो ट्रेन है बेसिकली ATP सिग्नल से मूवमेंट कर रही होती है। तो कोई कोई ऐसा भी डिपो होता है जिसमें ट्रेन का जो मूवमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ फिक्स सिग्नल की वजह से होता है। इफ़ ATP इज़ नॉट अवेलेबल दैन ट्रेन रन ऑन ROS मोड। जैसे हमने बात किया अगर ATP अगर अवेलेबल नहीं है, ROS का फुल फॉर्म होता है रन ऑन साइड मोड। अगर ATP अवेलेबल नहीं है तो जो ट्रेन है वो ROS मोड में चलेंगी और जैसे ही ATP मिल जाता है तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी वो अगेन ATP मोड में आ जाएंगी। ट्रेन रन इन ROS मोड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये ट्रेन ROS मोड में क्यों चलती है, अगर ATP में किसी भी तरीके की डिसकंटिन्यूटी आ जाए, ATP सिग्नल में किसी भी तरीके का इंटरप्शन आ जाए, ATP सिग्नल में किसी तरीके की डिसकंटिन्यूटी आ जाए, ATP सिग्नल में किसी भी तरीके का इंटरप्शन आ जाए, तो यही रीज़न की वजह से हमारी जो ट्रेन है वो ROS मोड में चलने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी ट्रेन ATP में चल रही है और अचानक से ATP लॉस्ट हो गया तो ट्रेन ROS में स्विच हो जाएंगी। ATP क्यों लॉस्ट हो गया, एज जैसे कि हमने बात किया किसी इंटरप्शन की वजह से, किसी डिसकंटिन्यूटी की वजह से ATP मतलब लॉस्ट हो जाता है तो ट्रेन ROS में चलेंगी रन ऑन साइड मोड। जैसे ATP सिग्नल मिल जाएगा तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी बेसिकली नॉर्मल मोड में चलेगी, मतलब ATP मोड में चलेंगी ROS से स्विच होके। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन डिफेक्टिव सिग्नल ऑलवेज ट्रीटेड एज रेड सिग्नल। अगर सिग्नल अगर डिफेक्टिव है तो ऐसे केस में उस सिग्नल का एस्पेक्ट क्या हुआ, अगर सिग्नल अगर डिफेक्टिव है तो उसे हमें हमेशा रेड सिग्नल के तौर पर ट्रीट करना है। रूट सेटिंग इज़ द वर्क ऑफ ट्रैफिक कंट्रोलर। रूट सेटिंग कैन बी डन ऑटोमेटिकली एंड मैन्युअली। जो रूट सेटिंग है ये बेसिकली किसका काम होता है, ट्रैफिक कंट्रोलर का होता है। रूट को सेट करने का काम, मेन लाइन पर रूट को सेट करने का काम ये किसका होता है, ट्रैफिक कंट्रोलर का होता है। और डिपो में रूट को सेट करने का काम किसका होता है, डिपो कंट्रोलर का होता है। तो जो रूट सेटिंग है ये बेसिकली काम होता है ट्रैफिक कंट्रोलर का, और जो रूट सेटिंग है इसे ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है और मैन्युअली भी किया जा सकता है। ATS अंडर कंट्रोल एंड लोकल लेवल आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ATS लोकल, ATC सेंट्रल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें OCC। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ATS का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। अभी यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है इसमें हमें दो तरीके के मतलब टाइप मिलते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन लोकल और दूसरा होता है ATS सेंट्रल। ATS लोकल में बेसिकली क्या होता है,
सारे मतलब जो स्टेशंस होते हैं वो क्या ये और सारे जो स्टेशंस होते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली ट्रेन का सुपरविजन करने का काम करते हैं। और एटीएस सेंट्रल में बेसिकली क्या होता है, ट्रेन का सुपरविजन ओसीसी के थ्रू होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एटीएस लोकल में होता क्या है, स्टेशंस का जो ट्रेन का जो सुपरविजन है वो बेसिकली स्टेशंस के थ्रू होता है। एटीएस लोकल में ट्रेन का जो सुपरविजन है बेसिकली अलग अलग ट्रेन के स्टेशंस के थ्रू होता है। और एटीएस सेंट्रल में अगर हम लोग देखें ट्रेन का जो सुपरविजन है वो बेसिकली ओसीसी के थ्रू होता है। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिग्नलिंग जो सिस्टम है इसका जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग। तो सीबीआई है क्या, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग। तो कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम। तो सिग्नलिंग सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग है, राइट।